हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मंदीप पाटीदार। हमारा जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, उसमें हम टॉपिक 5 बात करेंगे। नोमेनक्लेचर एंड यूजेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट, हेल्थ एसेसरीज। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स और हेल्थ एसेसरीज क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, इसको हम इसके बारे में बात करेंगे। उनका नाम क्या है, किस तरह से उनको पहचाना जाता है, वो कोशिश करेंगे। ये आज का जो वीडियो है ये फार्मेसी के साथ साथ नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। जो भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का या अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसका। दे आर मेंट फॉर सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम सब जानते हैं किसके लिए होता है, सर्जिकल प्रोसेस के लिए बने होते हैं। बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ सर्जिकल एंड फार्मासिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। फार्मासिस्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हैंडल कर सके, इनको स्टोर कर सके, इनको यूज़ कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं तो टॉवेल क्लिप और कॉर्नर क्लिप्स आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है जब ऑपरेशन या कुछ चीज़ें होती है इस तरह की, माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी, तो टॉवेल्स को इससे पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ में जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो जर्म्स पेशेंट तक नहीं पहुँचे, ये स्टेरिलाइज रहते हैं, इनको मॉइस्ट हीट से स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो these are used as surgery accessories to fix surgical towels in such a manner which reduce the risk of contamination। वही बात हम कर चुके हैं कि कंटामिनेशन की जो रिस्क है उसको कम करने के लिए सर्जिकल क्लिप्स और सर्जिकल टॉवेल क्लिप्स को यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग तरह की होती है, जैसे ग्रेस टाइप, बेकास टाइप और मोइनियंस टेट्रा टॉवेल फोर्सेप, इस तरह से अलग अलग होती है। अभी हमको हमारे फार्मेसी के हिसाब से ये सफिशिएंट है। दिस हैज 4 टीथ इन विच 2 आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड। ये 4 टीथ की बात करेंगे हम, तो ये 2 और 2, ये 4 टीथ है दोनों तरफ की ब्लेड पे होते हैं। इट इज़ यूज्ड अ फिक्स टॉवेल टू द स्किन फ्लैप टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्किन। ये टॉवेल को फिक्स करने के लिए होती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री बॉडी में अंदर ना हो। फिर स्कैल्प्स एंड देयर ब्लेड्स, ये इस तरह का हमने देखा है अपने 11th या 12th में जब डिसेक्शन किए होंगे, तो डिसेक्शन बॉक्स में आपके पास आया होगा। स्कैल्प्स आर यूज्ड टू मेक एन इंसिजन, एक इंसिजन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ब्लेड विद द हैंडल एंड ब्लेडर आर डिटेचेबल टाइप। ये ब्लेडर हो गया और ये ब्लेड हो गई, ये अलग अलग टाइप की होती है। देखो साइज उनका लगभग सेम रहेगा लेकिन शेप डिफरेंट होता है। फोर्सेप की बात कर लेते हैं, इसीलिए इसी में आता है फोर्सेप। फोर्सेप आर स्मूथ मेटल इंस्ट्रूमेंट दैट लुक लाइक लार्ज स्पून वाटर। ये कैसे रहते हैं? मेटल के इंस्ट्रूमेंट होती है फोर्सेप, और या तो हमारी स्पून जैसे रहेंगे यानी चम्मच जैसे रहेंगे, या टोंग जैसे देखने को आपको मिलेंगे। इसमें यदि हम बात करें तो फोर्सेप इसमें फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हम टिश्यू फोर्सेप। दिस फोर्सेप्स आर यूज्ड टू होल्ड द टिश्यू, दे में टूथेड और नॉन टूथेड। ये क्या होती है टिश्यू फोर्सेप्स? नाम से ही हमको पता चल रहा है कि टिश्यू फोर्सेप मतलब जो टिश्यू को होल्ड करने के काम आएगी उसको हम बोलेंगे टिश्यू फोर्सेप। ये कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम इसको? टूथेड टिश्यू फोर्सेप, अनटूथेड टिश्यू फोर्सेप। अब टूथेड टिश्यू फोर्सेप में आप क्या करेंगे? एलिस टाइप, लेंस टाइप और मोइनियंस टाइप। एलिस टाइप फोर्सेप आप देखो तो ये कुछ इस तरह की, इसका जो ब्लेड रहेगा ये ब्लेड थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, ये आपका एलिस टाइप है। उसके बाद लेंस टाइप की बात करेंगे तो लेंस टाइप में कुछ इस तरह से हम फोर्सेप देखने को मिलेगी, और ये मोइनियंस टाइप फोर्सेप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनटूथेड। तो अनटूथेड की बात करी तो क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ फोर्सेप आर यूज्ड टू होल्ड द डेडिकेटेड स्ट्रक्चर लाइक द पेरिटोनियम अपेंडिक्स। जब पेरिटोनियम का जब हार्ट की सर्जरी होती है तो वो
पेरिटोनियम और अपेंडिक्स की जब सर्जरी होती है तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए जनरली इस टाइप की फोर्सेप्स यूज होती है। हीमोस्टैटिक फोर्सेप, सेकंड कैटेगरी जो बात करेंगे हम फोर्सेप में, हमने पहली कैटेगरी क्या बात करी, टिश्यू फोर्सेप्स। टिश्यू फोर्सेप्स में हमने फिर दो तरह से क्लासिफाइड करा, टूथेड टिश्यू और अनटूथेड। टूथेड में फिर तीन तरह से, एलिस टाइप, लेंस टाइप और वाइनियंस टाइप। उसके बाद अनटूथेड भी हमने बात कर ली। फिर अब दूसरी कैटेगरी आती है हीमोस्टैटिक फोर्सेप। हीमोस्टैटिक फोर्सेप की बात क्या करेंगे, तो दे आर यूज्ड टू टेक द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेसल्स। ब्लड फ्लो जो हो रहा है वेसल्स में उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को। मीडियम साइज हीमोस्टैटिक फोर्सेप, मॉस्किटो टाइप हीमोस्टैटिक फोर्सेस, मीडियम साइज हीमोस्टैटिक फोर्सेप आपके सामने है, और इसी तरह इसको बोलते हैं मॉस्किटो टाइप। तो ये कुछ इस तरह का इसका ब्लेड रहेगा। These forceps are small and straight and are used to check the blood flow from the vessels. They have blunt tip with no interval between the blades. It is generally used to appendectometry in order to pass a ligature around the appendicular arteries. Appendicular arteries को चेक करते हैं। इसमें कुछ आपको जो देखेगा, आप जो देखेंगे ब्लंट टिप होती है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से दोनों जो एज रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। तो उसके बाद डिसेक्टिंग फोर्सेप, तीसरा डिसेक्टिंग फोर्सेप में बाद दीज आर यूज्ड टू होल्ड द वेरियस टिश्यू एंड स्ट्रक्चर्स। ये टिश्यू को होल्ड करने की जनरली सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। दे हेल्प इन द सर्जिकल ऑपरेशंस। दे आर ऑफ आइदर प्लेन और टूथेड, या तो यार प्लेन हो सकती है या टूथेड हो सकती है, ठीक है। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, दिस फोर्सेप हैव स्प्रिंग लाइक हैंडल एंड देयर इनर साइड इज सेटेड होती है इसकी इनर साइड, ठीक है। उसका टूथेड की बात कर लेते, ये कुछ इस तरह से टूथेड देखने को मिलता है। फिर टंग होल्डिंग फोर्सेप, टंग होल्डिंग फोर्सेप्स की बात क्या करेंगे, ये जनरली डेंटिस्ट यूज करते हैं इस टाइप की फोर्सेप्स को। टंग होल्डिंग फोर्सेप्स, यहाँ से आप इसके बीच में टंग को प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो टंग होल्ड हो जाएगी। दिस फोर्सेप्स होल्ड द टंग ड्यूरिंग सर्जरी और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग बैक सो एज नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग। अब यदि ईएनटी इसको यूज़ क्यों करेगा, आप जब ईएनटी सर्जरी कर रही, गले की कोई सर्जरी चल रही है, उस समय क्या होता है जनरली इसको यूज़ किया जाता है ताकि टंग बैक साइड पे ना जाए और ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इन दिस टिप ऑफ ब्लेड्स इज एक्सपेंडेड ऑन टू विच द टिप ऑफ अदर ब्लेड फिट्स, ये फिट हो जाती है। उसके बाद स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, ये इस तरह से जहाँ पे स्पॉन्ज आपको यूज करना है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स रहेगी। दीज फोर्सेप्स आर 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ फिंगर बोज एंड केज। दे आर यूज टू होल्ड एंटीसेप्टिक कॉटन स्वेप्स एंड गाज बिफोर द सर्जरी। अब आपको एंटीसेप्टिक गाज या कॉटन को उठाना है, अब हाथ से उठाया तो पूरा प्रेस हो जाता है, और दूसरी बात क्या होगा कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, अपने हाथ के जो जर्म्स है उसमें चले जाएंगे। इससे हम पकड़ेंगे और उसको उठा लेंगे। अब बोन होल्डिंग लायन फोर्सेप, ये इस तरह की होती है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास आपको देखने को मिलेगी। दिस फोर्सेप्स रिसेम्बल्स लाइक ए लायंस जा व्हेन ओपन, ये शेर के जबड़े जैसा दिखाई देता है, ये इस तरह का लायंस जॉ की तरह दिखता है, हेंस कॉल्ड लायंस फोर्सेप्स। इट हैज ए स्टाउट ब्लंट टीथ ऑन द ब्लेड्स ऑफ केज बोन्स, ये बोन्स को पकड़ने के लिए होते हैं, इसमें ब्लेड्स होते हैं, शार्प नहीं होते हैं। ये तो शार्प होंगे तो क्या बोन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोन कटिंग फोर्सेप्स, बोन कटिंग फोर्सेप्स इस तरह की रहती है, ये सबसे ज़्यादा अभी आप देखोगे डिश कटर वालों के पास, जो डिश टीवी चलाते हैं उनके पास रहती है, लेकिन बोन कटर फोर्सेप है ये यूज़ करते हैं। पाइल्स होल्डिंग फोर्सेप्स, ये कुछ इस तरह की पाइल्स होल्डिंग फोर्सेप्स देखने को मिलेगी। दे हैव ओवल शेप्ड जार्स विथ ग्रूव्स इनसाइड बट नो सेरेशन, सेरेशन इसमें नहीं होता। इट इज़ यूज टू होल्ड द पाइल मास, जो पाइल मास जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है उसको जब सर्जरी होती है तो उस पाइल मास को पकड़ने के लिए पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स को यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है सीजर की। सीजर कितने तरह की, अभी दिमाग में हमारे आता हाँ सीजर, लेकिन
आप जब सर्जरी की बात करेंगे, आप जब हॉस्पिटल की बात करेंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या नर्सिंग जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टूडेंट है, उनको याद करना पड़ेगा कि सीजर्स कितने तरह की होगी। दीज आर कटिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड डिजाइन। उसका क्या काम है, उसकी क्या डिजाइन है। स्ट्रेट ब्लंट सीजर्स, ये स्ट्रेट है, ब्लंट है, सीजर से आगे से नुकीली नहीं होती है। स्ट्रेट पॉइंटेड सीजर्स, ये पॉइंटेड होती है। उसी के साथ बात करेंगे लिस्टर्स, बैंडेज सीजर्स टू कट द बैंडेज। आप डॉक्टर्स के पास कभी गए हो तो वहाँ आपने देखी होगी कुछ इस तरह की एक सीजर होती है जिसका एक एरिया थोड़ा सा ब्लंट रहता है और एक थोड़ा सा शार्प रहता है। 100% शार्प नहीं रहता, तकरीबन 90% के साथ। तो ये क्या होता है, बैंडेज कटिंग में यूज करते हैं डॉक्टर्स। फिर निडल्स, अब निडल्स की बात कर लेते हैं। ये एसेसरीज की बात चल रही है यहाँ पर, आप क्या क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पूरा टॉपिक हमारा यही है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निडल्स की। निडल्स आर मेनी टाइप, सर्जिकल निडल्स दे आर 4 टाइप। सर्जिकल निडल्स की बात करेंगे तो 4 तरह की होती है। स्ट्रेट निडल, आप देखेंगे कुछ इस तरह की निडल रहती है, स्ट्रेट, जिस टाइप की सर्जरी हो उसमें यूज होती है। फिर दे आर 4 टाइप, फर्स्ट हो गया स्ट्रेट, दूसरा हो गया राउंड शेप्ड कर्व्ड निडल। ये राउंड शेप्ड और कर्व्ड, ये पूरा मिल नहीं पाया मुझे, राउंड शेप्ड कर्व्ड निडल, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगुलर शाफ्ट कर्व्ड निडल, इसकी ये जो देखेंगे आप शार्प, इसका जो एज है वो ट्रायंगुलर रहता है और कर्व्ड है। उसके बाद फ्लैट शाफ्ट कर्व्ड निडल, शाफ्ट इसकी फ्लैट है और कर्व्ड निडल है। तो ये इस तरह की 4 तरह की निडल है, इससे भी अधिक रहती है लेकिन हमको भी इतना समझना है। फिर बात क्या आ गई, रबर कैथेटर। कैथेटर भी यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो रबर कैथेटर्स आर द डिफरेंट साइज, दे आर आइदर इनवेलिंग कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर्स और एक्सटर्नल कैथेटर्स। ये आपका इनवेलिंग कैथेटर हो गया, इंटरमीडिएट कैथेटर इस तरह का रहेगा और एक्सटर्नल कैथेटर कुछ इस तरह का रहेगा। जनरली पूछा जाएगा तो केवल आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, अदरवाइज आप फार्मेसी कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो तो आपको इसको पता होना चाहिए, इसलिए ये चैप्टर हमने डिस्कस यहाँ पर किया है। अब हेल्थ एसेसरीज की बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में यदि क्वेश्चन आ गया कि हेल्थ एसेसरीज क्या क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी हेल्थ एसेसरीज रहती है, अलग अलग हम चीज़ों ने हमने कैटेगराइज करा है। इसमें से कुछ चीज़ें छूट भी गई होगी, मैं बना रहा हूँ, बनाया मैंने ये वीडियो। तो यदि आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ें भी रहती है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे एम्बुलेटरी एड्स, एम्बुलेंस चाहिए, हॉस्पिटल्स बेड, एम्बुलेटरी एड आपको देंगे, उसके साथ साथ क्या क्या लगता है, हॉस्पिटल बेड्स लगते हैं, ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस एंड सर्जिकल फिटिंग्स, ठीक है, और ऑस्टोमी अप्लायंसेस एंड एसेसरीज, यूरिनरी कैथेटर्स, थर्मामीटर्स, हीट एंड कोल्ड थेरेपी इक्विपमेंट, कंटिनेंस एंड इनकंटिनेंस प्रोडक्ट, बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट, होम डायग्नोस्टिक एड्स, हाइपोडर्मिक इक्विपमेंट। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको याद आ सकती है, मैंने कोशिश करी है। एम्बुलेटरी एड्स की बात करते हैं, एम्बुलेंस में कौन आएगा, एम्बुलेंस में वही पेशेंट आएगा जो या तो सीरियस है या चल नहीं पाता है, बराबर ना। दे आर डिवाइस विच हेल्प अ पर्सन टू बिकम मोबाइल व्हेन ही इज नॉट एबल टू वॉक ऑन हिज ओन, दिस इज, ये कब होते हैं, कब यूज करते हैं, जब पेशेंट चल नहीं पाता है। जब चल नहीं पाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी एड देंगे। एम्बुलेटरी एड देंगे तो सबसे पहले क्या देंगे हम, व्हील चेयर। आपने पेशेंट को आया, आज आपके पास आया, जिसे आपने क्या करा, उसको चाहिए व्हील चेयर दे दी, भैया चलने में असमर्थ है, व्हील चेयर दे दी। डिफरेंट व्हील चेयर्स आर यूज टू सर्व एज अ पेशेंट नीड इट प्रोवाइड मैक्सिमम फिजिकल इंडिपेंडेंस। These are different type of wheelchair available as per the needs of the individual. व्हील चेयर याद रखो आप तो। और व्हील चेयर में क्या होता है, अब आदमी जो पेशेंट है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर सिंपल व्हील चेयर हो गई, उसके बाद दूसरा क्या हो गया, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। दे आर प्रोवाइडेड विद द पावर बैटरी एंड आर मेंट फॉर द पेशेंट हु कैन नॉट व्हील देम सॉल्व। जैसे किसी का हाथ में कोई प्रॉब्लम है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो अपने हाथ से व्हील नहीं चला पा रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दे देंगे। स्पोर्ट चेयर जिसके जो पेशेंट है जिसको फिजिकल एक्टिविटी हमको करानी है तो हम कर देंगे स्पोर्ट्स चेयर। वॉकर्स देंगे उसको, जो पेशेंट, जैसे किसी का आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट रहा है, किसी कारण से आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हम बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल्स में है, फ्रैक्चर है, एक्सीडेंटल केस है या कुछ भी है, तो फिर उनको हम
वॉकर, डॉक्टर वॉकर देता है कि इससे आप थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। अब वॉकर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, एडल्ट एडजस्टेबल वॉकर, एडल्ट नॉन एडजस्टेबल वॉकर, फिर चाइल्ड एडजस्टेबल वॉकर, फोल्डिंग वॉकर, व्हील्ड वॉकर, रेसिप्रोकेटिंग वॉकर, हेमीप्लेजिक वॉकर, साइड वॉकर, वाल्केन, इस तरह से अलग अलग होते हैं। इसमें से 4 या 5 नाम भी याद रखेंगे तो ठीक है। फिर crutch, they are designed especially to provide support to patient wrist and elbow, and they are used in the condition of temporary disability like fractures, sprain and etc. They are made up of wood or metal and are adjustable when they are following types. अब ये जब आपको किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन या स्ट्रेन आ गया मसल्स में, तो हम ये यूज करते हैं। फोर आर्म क्रचर्स की बात करेंगे तो दिस सपोर्ट्स द रिस्ट एंड एल्बोस, ये रिस्ट और एल्बोस को सपोर्ट करते हैं। एंड आर यूज टू लॉन्ग टर्म बेसिस, ये लंबे समय के लिए यूज होता है। इफ ओनली वन क्रच इज यूज्ड दे शुड बी यूज्ड ऑन द साइड अपोजिट द वीक लेग। वीक लेग की तरफ हम उससे अपोजिट साइड पे इसको लगा देते हैं जहाँ मजबूत है। व्हेन द टू क्रच आर यूज्ड द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू स्टेप फॉरवर्ड विद हिज राइट लेग एंड हिज लेफ्ट क्रच फॉलोड बाय हिज। आप क्रॉस में रखते हैं, यदि लाइट दोनों तरफ आपने ये लगाए हैं तो आप बोलेंगे पेशेंट को कि पहले राइट लेग यदि आप रखोगे तो लेफ्ट की तरफ रहेगा और लेफ्ट रखोगे तो राइट की तरफ होगा। ऑक्सिलरी क्रचेस, क्वाड क्रचेस और केन्स की बात करेंगे तो दे आर सिंपल डिवाइस विच असिस्ट इन द वॉकिंग एंड सर्व टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेट ट्रांसफर एंड बैलेंस। दे कैन बी मेड up of wood or metal and their size should be always adjustable according to the patient convenience। ये आपने देखा होगा बहुत से जो जिनके पैर में कोई प्रॉब्लम होती है उनको इस तरह से आपने चलने देखा होगा इनके साथ। हॉस्पिटल बेड्स, these beds are either manually or electrically operated. The former should be have a split gauge spring that the allow the bed to the bed spread। अरे हॉस्पिटल बेड्स किस तरह के रहते हैं आप देख लो, एडजस्टेबल रहते हैं पेशेंट को बैठने के लिए, मूव कराने के लिए। जिसको सर्जरी हुई है पेट की या कोई गायनेकोलॉजिस्ट किसी की सर्जरी हुई है तो डायरेक्ट पेशेंट आफ्टर डिलीवरी बैठ नहीं पाता है तो क्या करते हैं हम पीछे से उसको राउंड वो हैंडल जो रहता है बेड का वो घुमाते हैं तो बेड ऊपर आ जाता है। ऑर्थोपेडिक बेड्स एंड सर्जिकल फिटिंग, ऑर्थोपेडिक के लिए जो जो चीज़ चाहिए स्पाइन और इनके लिए वो रहेगा। फिर सर्वाइकल कोलार, क्लेविसाइडल सपोर्ट, शोल्डर इमोबिलाइजर, ये इस तरह से आप देखेंगे। अब सर्विकल कोलार्स की बात करें, दे आर यूज टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ नेक इन केस। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति को नाक में या गर्दन में इस तरह से वो पट्टा लगा देते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कोलार्स। शॉर्ट फॉर्म सर्वाइकल कोलार्स, हार्ड रिजिड सर्वाइकल कोलार और फिलाडेल्फिया सर्वाइकल कोलार। Clavicle support, they are used as aids for the reduction of stabilization of clavicle fractures। clavicle fractures किसी का हो गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। shoulder immobilizers, they are used to limit the movement of shoulder। भाई shoulder जिसका ज़्यादा है वहाँ पर फ्रैक्चर है तो उसको रोकेंगे। abdominal support की बात करें, फिर यहीं पे हम बात करते हैं नी कैप्स इमोबिलाइजर। आपने देखा होगा पेशेंट नी कैप्स लगा के चलता है। रिस्ट वेट्स, आर्म स्लिंग्स, रिब बेल्ट्स, रिब में भी आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट को जब रिब फ्रैक्चर हो जाता है तो रिब बेल्ट्स आते ताकि रिब्स पे प्रेशर ना आए, ठीक है। ऑस्टोमी अप्लायंसेज एसेसरी, इन ऑस्टोमी अप्लायंसेज इज सर्जिकल प्रोसीजर इन विच एन आर्टिफिशियल ओपनिंग इज मेड बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और यूरिनरी ट्रैक्ट। अब क्या हो गया, जब आपकी इंटेस्टाइन या यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हुई है और वो पार्ट हम निकाल रहे हैं तो उसमें एडिशनल पार्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं मेटल का उसको बोलते हैं ऑस्टोमी अप्लायंसेस, ठीक है। अब ये कोलेक्स्टोमी, लेप्रोस्टोमी, यूरोट्रेस्टोमी, इसमें अलग अलग यूज़ करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम यूरिनरी कैथेटर की। यूरिनरी कैथेटर की हमने बात कर ली थी कि भाई यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, पेशेंट को कैथेटर लगा दिया जाता है। कैथेटर कैसे हो गया, एक्सटर्नल कैथेटर, इंटरनल कैथेटर। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो दे आर यूज्ड फॉर हेवी इनकंटिनेंस प्रॉब्लम और कंप्लीट लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल। पूरा यूरिन कंट्रोल का पूरा लॉस हो गया तो एक्सटर्नल कैथेटर लगाएंगे। इंटरनल कैथेटर की बात करते हैं, क्या होता है, ये सर्जरी के टाइम पे लगाते हैं। थर्मोमीटर, कितने सारे थर्मोमीटर यूज होते हैं तो हर बार होता है। फीवर थर्मोमीटर हो गया, ओरल थर्मोमीटर हो गया, नाम से ही समझ लेना अब इनको, ओरल थर्मोमीटर है, रेक्टल थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर आजकल आ रहा है,
बेसल थर्मामीटर, लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रिप्स, गन आ गई आजकल तो कोरोना के चक्कर में, डिस्पोजेबल थर्मामीटर, हीट एंड कोल्ड थेरेपी इक्विपमेंट। दीज आर गिवन फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, आर्थराइटिस। इस तरह की कोई स्थिति होगी तो उसमें क्या होगा, डॉक्टर बोलता है ना गर्म पानी से और ठंडे पानी से सिकाई करो, उसके बाद घर पे भी जाने को बोलता है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कोल्ड अप्लायंसेस इंक्लूड मेनली एक्यूट थेरेपी टू डिक्रीज सर्कुलेशन टू लोकलाइज्ड एरिया। ठीक है, बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करेंगे तो कमोड्स की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के होना चाहिए, जो पेशेंट उठ के जा नहीं सकता, जो मूव नहीं कर सकता, उसको कमोड आपको बेड पे देना पड़ता है। इवोल्यूटेड टॉयलेट सीट, अब टॉयलेट सीट की बात करते हैं, दीज आर यूज टू पेशेंट हु फेस प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग अप द लो सिटिंग पोजीशन में जिसको प्रॉब्लम है उसको इवोल्यूटेड टॉयलेट सीट चाहिए। फिर बाद बेंचेस, भाई पेशेंट को प्रॉब्लम है तो बैठ के जो नहा सके ऐसी बेंच आपको देना पड़ेगी। फिर क्या हो गया, होम डायग्नोस्टिक एड। अब होम डायग्नोस्टिक एड क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज लेवल आपको चेंज करना है, स्पिग्नो मैनोमीटर्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ये भी हॉस्पिटल्स में ही आएगी ना। फिर हाइपोडर्मिक इक्विपमेंट, इसमें क्या हो गया, हाइपोडर्मिक निडल्स, सिरिंज, जो हाइपोडर्मिक जैसे इंसुलिन का ऐसे लगाओगे आप, हाइपोडर्मिक निडल से लगाएंगे, सिरिंज इंजेक्शन बॉटल लग रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैंने बनाया है कि हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको इस तरह से पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, वहाँ पे आपको इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती है, यदि आप जाएंगे हॉस्पिटल में वहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ होगी इसमें। अदर इक्विपमेंट की बात कर ले तो ईसीजी मशीन देखने को मिलती है, एक्सरे मशीन हमको देखने को मिलती है, सीटी स्कैनर देखने को मिलता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज दैट इज एमआरआई सबसे ज़्यादा होता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कितनी ज़्यादा होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। और भी कुछ आपको देखने को मिले तो आप ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है। थैंक यू वेरी मच।